हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हम फोकस करते हैं पेपर वन में, यानी कि आपके यूजीसी नेट के पेपर वन पर यहाँ पूरा फोकस होता है। डेली ये क्लासेज आती हैं, 12:15 बजे का टाइमिंग होता है। 12:15 बजे दोपहर में आप प्रेजेंट रहा करिए इस चैनल पे। और अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाता है, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी टाइमली नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है। आज 19 नवंबर है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, पूरे सेशन को बढ़िया से अटेंड करिएगा और रिस्पॉन्स दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में और उस पर्टिकुलर प्रश्न का क्या सही उत्तर है वहां पर लिख देना है नीचे, है ना, उस ऑप्शन को लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम थोड़ा सा इस काम को और लोगों तक पुश करता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसर्चर्स प्राइमरी एम इन ट्रायंगुलेशन इज टू। देखिए, ट्रायंगुलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ना। आप बताइए, एक शोधकर्ता का त्रिकोणीयकरण में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है इंक्रीज रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस बायस यानी पक्षपात को कम करना। तीसरा ऑप्शन है एंश्योर वैलिडिटी यानी वैधता सुनिश्चित करना। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां मेंशन कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें ट्रायंगुलेशन की, तो ट्रायंगुलेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ट्रायंगुलेशन कई सारे मेथड का यूज करता है वेरीफाई करने के लिए एक ही डेटा को, है ना। मान लीजिए कि आपने कोई कोई भी आपने रिसर्च किया और रिसर्च का कोई फाइंडिंग लिया आपने, और कोई फाइंडिंग आपको मिला। उस फाइंडिंग को आप अलग अलग मेथड से क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद से अगर वो सेम रिजल्ट या सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, तो इससे क्या होगा? उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, है ना। तो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलेशन। तो ये सही है कि हाँ, ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बाई क्रॉस वेरीफाइंग डेटा। क्रॉस वेरीफाई करता है ना। मान लीजिए कि आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि आप एक बाइक खरीदने गए और आपने जो है ना एक डीलरशिप पे गए। अब सारे ही डीलरशिप, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो आपका रॉयल एनफील्ड हो, कोई भी कंपनी हो, वो अपने बाइक को बेस्ट बताएंगे। अब आपने उनके ओनर्स को कांटेक्ट किया जो भी उस बाइक को पहले से चला रहे हैं, और फिर आपने क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या जो शोरूम वाले कह रहे हैं और जो वो ओनर का एक्सपीरियंस है, क्या वो सेम सिमिलर मिल रहा है कि नहीं। अगर वो मिलता है तो आप उस जो बाइक है उसको परचेज कर लेंगे। तो क्रॉस वेरिफिकेशन से क्या हुआ? विश्वसनीयता बढ़ा। आप विश्वास करने लगे कि हाँ, ये बात जो है सही है, मुझे ये ले लेना चाहिए। तो इस रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? क्रॉस वेरीफाई करते हैं इन अ सिमिलर वे इन ट्रायंगुलेशन। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस बायस। देखिए, रिसर्चर जो है ना, वो रिसर्च करते समय बहुत सारे जो है उनके मन में पूर्वाग्रह होते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगुलेशन का यूज़ करेंगे, है ना, अगर यहाँ पर त्रिकोणीयकरण का यूज़ करेंगे, तो अलग अलग मेथड से आप जो है एक रिजल्ट को पाना चाहेंगे या उसको वेरीफाई करना चाहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बायस भी कम होगा। क्योंकि अब हर एक मेथड में तो आपका बायसनेस काम आएगा नहीं। तो इसलिए ये भी सही है ना, बायस को रिड्यूस करता है। वैलिडिटी को इंश्योर करना। देखिए, ट्रायंगुलेशन इंश्योर करता है कि जो रिजल्ट्स हैं ना, वो एक्यूरेट और एप्लीकेबल हों। भाई, रिजल्ट को एक्यूरेट और एप्लीकेबल बनाने के लिए ही तो आप कई सारे अलग अलग पद्धतियों से एक ही चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब ही यही है। तो इसलिए वैलिडिटी भी बढ़ाता है, ये कहीं ना कहीं वैधता भी सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही होगा, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। तो जितने भी ऑप्शंस हैं, विश्वसनीयता, पक्षपात को कम करना और वैधता सुनिश्चित करना, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग और खासतौर से इंडियन लॉजिक का ये प्रश्न है ना। इन द न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, हेतु रेफर्स टू। बताइए, न्याय दर्शन में हेतु का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस यानी सार्वभौमिक सहवर्तन। दूसरा ऑप्शन है द मिडिल टर्म यूज्ड फॉर इन्फरेंस यानी अनुमान के लिए उपयोग किया गया मध्य पद। तीसरा ऑप्शन है वर्बल टेस्टिमनी यानी वाचिक साक्ष्य। और चौथा ऑप्शन है परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। तो बताइए, हेतु इन चारों में से कौन सा होगा? न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो हेतु आता है। और देखिए, अगर आप ये हमारे जो क्लासेस हैं इनमें एनरोल्ड होंगे तो यही सेम वहाँ पर चल रहा है, यानी इंडियन लॉजिक अभी हमारा वहाँ चल रहा है। और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि हेतु क्या होता है, हेतु जो है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे जो है हेतु का और साध्य का रिलेशनशिप होता है और उन रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या होता है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्लासेस चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में।
है ना। तो चलिए एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस की, तो यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस को हम क्या कहते हैं? देखिए, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस वो रिलेशनशिप होता है ना, वो रिलेशनशिप होता है जो हेतु और साध्य के बीच में होता है, याद रखिएगा। और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? व्याप्ति। इसके बारे में भी कल मैंने आपको बताया हुआ है। तो व्याप्ति इसको कहते हैं, उस रिलेशनशिप को। और ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है इंडियन लॉजिक में, और इसी व्याप्ति के वजह से ही हमें जो है कहीं ना कहीं कंक्लूजन सही मिलता है ना। तो अगर आप सही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं प्रीमाइसिस में, आपको जो है ध्यान देना होगा कि हाँ, हेतु और साध्य के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। अगर रिलेशनशिप कुछ गलत हुआ तो इस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर हेत्वाभास हो जाता है ना। हेत्वाभास मतलब एक फॉलिसी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली जुड़ा करिए इन सेशन से। बहुत ज़्यादा जो है ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अच्छा, मिडिल टर्म जो है इन्फ्रेंस के लिए जो यूज होता है, क्या उसे हम हेतु कहते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये सही उत्तर है। मिडिल टर्म को ही हम हेतु कहते हैं। अनुमान के लिए उपयोग किया गया मध्य पद ही हेतु कहलाता है। तो हेतु जो है वो मिडिल टर्म होता है, और जो साध्य है वो मेजर टर्म होता है। और मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है कौन? व्याप्ति, है ना। तो हेतु एक रीजन हम जिसे कहते हैं, रीजन, ना। बिना रीजन के आप कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे? मिडिल टर्म होता है ये, और ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है माइनर टर्म को मेजर टर्म से। माइनर टर्म को मेजर टर्म से कनेक्ट करने वाला ये मिडिल टर्म होता है इन्फ्रेंस में, और इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अनुमान में मिडिल टर्म का काम करता है हेतु। वर्बल टेस्टिमनी जो है ना, ये हम इसको, ये प्रमाण का एक प्रकार होता है वर्बल टेस्टिमनी, है ना। जिसको हम कहते हैं शब्द शब्द प्रमाण, है ना। तो ये प्रमाण का प्रकार है। जैसे इन्फरेंस या अनुमान एक प्रकार है, वैसे ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और एक शब्द प्रमाण होता है ना। और अर्थपति होता है, अनुपलब्धि होता है। ये अलग अलग प्रमाण के प्रकार हैं। तो वैसे ही तो ये तो नहीं होगा, ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है। और परसेप्शन क्या होता है? ये भी एक अलग प्रमाण है, परसेप्शन, है ना। ये सोर्स ऑफ नॉलेज, ये हेतु से रिलेशन नहीं है इसका। प्रत्यक्ष आप जानते ही हो, प्रत्यक्ष जो है वो खुद ही एक प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष मतलब आप अपने सेंसरी ऑर्गन से, यानी अपने जो इंद्रियां हैं उनसे अगर कोई भी ज्ञान की प्राप्ति आप कर रहे हो, कोई चीज़ आप टच कर रहे हो, कोई चीज़ आप स्मेल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, अपने इंद्रियों से अगर किसी चीज़ का, किसी ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं आपका परसेप्शन या प्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए आपने कुछ टेस्ट किया और बताया कि ये तो खट्टा है, तो वो ज्ञान हुआ आपको कि वो चीज़ खट्टा होता है। कैसे हुआ? परसेप्शन से, प्रत्यक्ष से। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो आपने। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम, आपका यूनिट 10 का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एनटीए दे रहा है, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर शामिल करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये सेशंस, है ना। विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। दूसरा ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय। और चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? यानी इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मेंशन कर देंगे। थोड़ा सा आपको मैं टाइम देता हूँ, आप जो है अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद बताइए। तो आई होप कि इसका जो सही उत्तर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और अब हम डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन को। देखिए, अगर हम बात करें जेएनयू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जेएनयू जो है इसको खास तौर से हायर एजुकेशन, वो भी मास्टर्स के लिए, और एक जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन माना जाता है ना। और जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत के लिए, वो है ये। 1969 में, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जेएनयू को, है ना। तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश होने वाला एक यूनिवर्सिटी है। बीएचयू जो है ये आपके इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश था। 1916 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये जो है आपका 1974 में हुआ। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये 1922 में। तो जो सबसे रिसेंट इंडिपेंडेंस के बाद है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगा, इसलिए ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो ए ऑप्शन को लगाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं इसमें, है ना। अब हम बढ़ते हैं, याद रखना होगा आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर से ये सबसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस में भी लगाने को दे सकता है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद, तो वो और ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए, है ना। पहले आपको बीएचयू लगाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लगाना पड़ेगा, फिर जेएनयू लगाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसे करके लगाना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से है। आसान प्रश्न है, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू रेस्ट्रिक्ट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू, बताइए, और इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए। पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को किस सीमा तक सीमित करना चाहता है? पहला है 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, 1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल और 3 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर, पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, पूरे औद्योगिक स्तरों से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर और पूरे औद्योगिक स्तरों से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर, है ना। तो थोड़ा इसमें जो है आपको बताना होगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, और बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए, है ना। देखिए, अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट कब आया था ये भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, है ना। डेट भी बताना होगा कि हाँ, टाइमिंग बताइए कि क्या टाइमिंग था, मतलब कौन सा ईयर था, ये सब बताइए आप। बहुत अच्छे से मैंने आपको बार बार हर एक सेशन में समझाता हुआ आया हूँ मैं, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें नीचे लिखेंगे। पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत ही लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी था, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, तो याद रखिएगा, आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ इसके बारे में। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि COP21, COP21 हुआ था पेरिस में। फ्रांस का जो एक शहर है पेरिस, वहाँ पर ये हुआ था। और 12 दिसंबर 2015 को, अगर हम एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें, वैसे तो 2015 में हुआ था, 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका सामना करने के लिए, है ना, इससे निपटने के लिए हुआ था ये। कैसे हम सस्टेनेबल लो कार्बन फ्यूचर देखते हैं, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना था, है ना। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल रखना था, है ना। लेकिन जो टेम्परेचर लिमिट है ना, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंक्रीज नहीं होने देना था, है ना। क्योंकि सिग्निफिकेंटली जो है जो क्लाइमेट का रिस्क है वो कम हो जाएगा अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो यानी कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, तो इसको वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल चाहिए था, लेकिन 1.5 डिग्री तक लिमिट करना था। और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये दोनों ऑप्शन में। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मार्क्स दिलाएंगे, है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट जोर डालता है, जो टेम्परेचर राइज है ना, वो कहाँ तक रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक सेकेंडरी गोल जो है ना, वो ये था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको लिमिट किया जाए। और इसी के लिए जो इसका करेक्ट आंसर अगर होगा, तो रेस्ट्रिक्ट द ग्लोबल टेम्परेचर कह रहा है, तो रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है कैसे भी करके हमें 1.5 डिग्री तक, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि हाँ, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इसको वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक इसका एम है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर देना है 1.5 डिग्री, मतलब उससे तो अब ऊपर जाए ना, है ना। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 2 डिग्री लगा देगा, कोई 1.5 डिग्री। तो आपको एक एक शब्द के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर रेस्ट्रिक्ट कहेगा तो आपको 1.5 डिग्री, मतलब इसकी ये वृद्धि जो है ना, इसी सीमा तक जानी चाहिए, अब इससे ज़्यादा जो है ये नहीं होना चाहिए। और ये 2 डिग्री सेल्सियस तो मतलब इसका एम है ना। और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के बारे में बात किया गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC के बारे में बात किया गया, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात किया गया, जहाँ पर $100 बिलियन एनुअली देने के बारे में बात किया गया 2020 तक, है ना। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देश हैं उनको, ताकि वो निपट सके क्लाइमेट चेंज से, है ना। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी। और ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर एग्रीमेंट आ जाता है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे थे इसमें, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। और इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, जब भी रेस्ट्रिक्ट वाला बात आए तो 1.5 डिग्री दे देंगे, और जब भी आपको नॉर्मल पूछे कि टारगेट क्या था, तो 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब 5वां हमारा जो प्रश्न है ये कम्युनिकेशन यूनिट से है। द प्रिंसिपल ऑफ KISS इन कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर, है ना। तो संचार में KISS का सिद्धांत क्या दर्शाता है?
पहला ऑप्शन है आपका कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दूसरा ऑप्शन है कीप इट सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक, तीसरा ऑप्शन है नॉलेज इज सिग्निफिकेंट फॉर सक्सेस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, तो देखिए, जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें कम्युनिकेशन को कैसा रखना होगा, हम कम्युनिकेशन को जो है ना बहुत ही संक्षिप्त रखना होता है। तो संक्षिप्त रखिए, शॉर्ट रखिए, और बहुत ही सरल रखिए, सिंपल रखिए। जितना शॉर्ट और जितना सिंपल आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना ज़्यादा वो कम्युनिकेशन जो है ना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये प्रिंसिपल जोर डालता है क्लैरिटी और कंसाइजनेस पे, याद रखिएगा। क्लैरिटी, आपने 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा होगा ना, उसमें ये क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, है ना, कंप्लीटनेस, ये सारा आ जाता है। उसमें क्लैरिटी और कंसाइजनेस पे जोर डालता है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ KISS इन कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बाकी तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है, तो इनको डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच डोमेन एम्फेसाइजेज इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा क्षेत्र भावनात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र या कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक क्षेत्र या अफेक्टिव डोमेन, तीसरा ऑप्शन है मनोचालन क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, या फिर मेटाकॉग्निटिव डोमेन। बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा इन चारों ऑप्शन में से। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और मैंने कई बार जो है आपको बताया हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है, और ये एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज करता है ना। यानी जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं, जो एजुकेशनल गोल्स हैं, इनको कैटेगराइज करता है। किसने डेवलप किया था, तो बेंजामिन ब्लूम ने इसको डेवलप किया था। बेंजामिन ब्लूम इनका नाम था, और 1956 में ये हुआ था, 1956 में। और इसको जो है यूज़ किया जाता है करिकुलम को डेवलप करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, ताकि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक पहुंच सकें। और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ओरिजिनली 1956 में आया था, और 2001 में जो है ना इसको रिवाइज किया गया था। हाँ, रिवाइज किया गया था, और किसने रिवाइज किया था, एंडरसन ने और क्रैथवॉल ने, है ना। क्रैथवॉल का स्पेलिंग हो जाएगा KRATHWOHL, याद रखिएगा। और एंडरसन का तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, एंडरसन ये होता है। तो 2001 में इसको रिवाइज किया गया था, और मैंने पहले ही आपको बताया है कि क्या क्या था पहले और कैसे कैसे इसको बदला गया, है ना। तो सबसे पहले इसमें था 6 लेवल, याद रखिएगा। पहला था जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी था, इसमें रिमेंबर था पहला, फिर था अंडरस्टैंड, इसके बाद था अप्लाई, अप्लाई के बाद था एनालाइज, एनालाइज के बाद था इवेलुएट, और इवेलुएट के बाद था क्रिएट, है ना। तो ये यहाँ पर 6 लेवल थे अलग अलग। और सबसे जल्दी जल्दी बताता हूँ, रिमेंबर वाला जो था ये फैक्ट्स रिकॉल करने के बारे में था, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में था, है ना। और मेमोराइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉल इसके बारे में था। यानी कि आपको कोई भी चीज़ जो है ना अगर याद रखना हो, जैसे कोई हिस्ट्री की डेट याद रखनी है, ये रिमेंबर वाले में आ जाएगा। अंडरस्टैंड वाले में आप मीनिंग को समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, आइडियाज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और वही अगर बात करें हम अप्लाई के बारे में, तो नॉलेज को नए नए सिचुएशंस में आप लागू करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एनालाइज करने के बारे में है, तो आप ब्रेक डाउन करेंगे इन्फॉर्मेशन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझेंगे। इवेलुएट के बारे में बात करें, तो वहाँ पर आप जजमेंट देंगे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स, है ना। तो जजमेंट देने के बारे में, यानी वहाँ पर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और फिर क्रिएट करेंगे, मतलब कुछ नया बनाएंगे, कुछ ओरिजिनल करेंगे, सारी चीज़ों को मिला के कुछ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, कंपोज, इनोवेट कुछ तो करेंगे। तो कोई भी स्टोरी अगर आप लिख रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो है इसको चेंज किया गया, है ना। तो रिमेंबरिंग, ये जो आपका पहले था रिमेंबर, तो इसको बदला गया अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, ऐसा करके ये चेंज किया गया, है ना। तो याद रखिएगा कि आपका जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था और जो रिवाइज टैक्सोनॉमी था, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। तो क्या डिफरेंस है, ये हम एक बार और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो मैं क्लास में आपको कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी नाउन के ऊपर बेस्ड था, रिवाइज टैक्सोनॉमी वर्ब्स का यूज़ करता था। और ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में पहले बात होता था, ये जो रिमेंबर है ना, इसकी जगह पे यहाँ पर रिमेंबरिंग की जगह पे यहाँ पे नॉलेज होता था, है ना। फिर नॉलेज के बाद आता था अंडरस्टैंडिंग की जगह पे कॉम्प्रीहेंशन हुआ करता था। ये अप्लाइंग की जगह पे एप्लीकेशन होता था। फिर एनालाइज की जगह पे एनालिसिस या एनालिसिस था, हाँ। फिर
यहाँ पर इवेल्युएट नहीं था, यहाँ पर था सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कुछ क्रिएट करना ही होता है, और लास्ट में इवेल्युएशन था, है ना। तो इवेल्युएशन जो लास्ट में था वो अभी आपका सेकंड लास्ट हो जाता है, और ये क्रिएटिंग जो है वो आखिरी हो जाता है। तो यानी कि ये आईएनजी जुड़ गया था इसमें, और इसके साथ साथ ये नाउन था, और यहाँ पर ये वर्ब हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि कौन सा डोमेन जोर डालता है इमोशनल और वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे। तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये नॉलेज बेस्ड होता है, याद रखिएगा, है ना। इसमें कॉग्निटिव डोमेन में बस यहाँ पर ज्ञान के बारे में बात करेंगे, नॉलेज बेस्ड होता है, फोकस करता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर और नॉलेज पे। अफेक्टिव डोमेन इमोशन बेस्ड होता है, याद रखिएगा कि जहाँ पर हम एटीट्यूड, फीलिंग, वैल्यू की बात करेंगे तो वो अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। और साइको मोटर डोमेन एक्शन बेस्ड होता है। तो तीनों के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर कॉग्निटिव लिखिए, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कॉग्निटिव, यहाँ पर नॉलेज बेस्ड, यहाँ पर लिखिए अफेक्टिव, और यहाँ पर लिखिए इमोशंस बेस्ड, और यहाँ पर लिखिए साइकोमोटर, और यहाँ पर लिख दीजिए इसके सामने एक्शन बेस्ड। तो जहाँ पर फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन होता है, और सभी डोमेन को अगर आप एड्रेस कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं लर्निंग को बेटर बना पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। आई होप कि जो ये एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे समझ में आया। थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, लेकिन वैसे भी देखिए एक थ्योरी क्लास से ज़्यादा बेटर क्लास मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। सातवां हमारा जो ये प्रश्न है, ये इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। IPv6 यूजेज हाउ मेनी बिट्स फॉर एन IP एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IPv6 के बारे में। तो बताइए IPv6 जो है ये इनमें से कितने बिट जो है यूज़ करता है किसी IP एड्रेस के लिए। बताइए IP पते के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है। पहला है ऑप्शन 32 बिट, दूसरा है 64 बिट, तीसरा है 128 बिट्स, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 256 बिट, है ना। 32, 64, 128 एंड 256 बिट्स। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 लिख के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और इसके बाद फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ IPv6 के बारे में डिटेल में। देखिए IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है। IPv6 ये एक लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। और इसको डिज़ाइन किया गया है, जो भी लिमिटेशंस IPv4 के थे, है ना, इसके ऊपर इसको काम किया गया है ताकि ये ज़्यादा बेटर काम करे। तो ये आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन, किसी भी डिवाइस का अगर आप लोकेशन जानना चाहते हो, एड्रेस जानना चाहते हो, तो उसके लिए यूज़ होता है कोई भी नेटवर्क पे। तो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्प करता है ना। तो जो IPv6 है इसमें एड्रेस का स्पेस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। IPv4 ये पुराना वाला था, ये ओल्ड है। इसमें हम यूज़ करते थे 32 बिट्स, और 32 बिट एड्रेस होने की वजह से क्या होता था ना, कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता था, और एग्जॉशन हो जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं कमी हो जाती थी, और कमी हो जाती थी ये स्पेस की। और इसी को जो है इसके ऊपर काम करने के लिए, है ना, इसको लाया गया जो कि 128 बिट का एड्रेस यूज़ करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, 128 बिट्स, है ना। तो ये यूज़ करता है 128 बिट एड्रेस, और ये हेडर भी इसका सिंप्लीफाइड था। इसमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपको देता है ये, और साथ ही साथ ये इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी के साथ आता है, क्योंकि इसमें IPsec, है ना, IPSEC, IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इसके अंदर बिल्ट इन होता है। तो इससे ज़्यादा डेटा इंटीग्रिटी बेहतर होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहता है, यानी कि आपका डेटा चोरी होने का चांस बहुत कम रहता है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर है ना। इसमें मल्टीकास्ट, एनी कास्ट कर पाते हो, और मोबाइल डिवाइसेस में भी ये सपोर्टेड रहता है। मोबाइल फीचर जो होता है ये इसमें प्रोवाइडेड होता है, तो इसलिए कनेक्टिविटी जो है ना अलग अलग नेटवर्क पे ये इसमें होता है। तो याद रखिएगा। और ये कैसा दिखता है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा 2001, है ना, 0DB8, ऐसे करके। आप कभी इंटरनेट अगर यूज़ करेंगे तो उसमें आपका IP एड्रेस ऐसा दिखता होगा, है ना। तो ये IPv6 का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए, IPv4 और IPv6 में यही डिफरेंस है कि देखिए, अगर एड्रेस साइज के बारे में बात करें तो ये 32 बिट्स और ये 128 बिट्स पे काम करता है। IPv6 जो है ये 128 बिट्स पे काम करता है, यानी 4.3 बिलियन एड्रेस होता है इसमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 340 अनडेसिलियन एड्रेस होता है ना। फिर इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बेटर होता है, कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बेटर है, ब्रॉडकास्टिंग और फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा बेहतर होता है। तो कॉम्पैटिबिलिटी IPv6 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा देता है, और इसी वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 बिट्स, C ऑप्शन, यही इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक का ये अगेन प्रश्न है। द 5 मेंबर सिलोजिस्टिक रीजनिंग पैटर्न इज इन इंडियन लॉजिक इज नोन एज। बताइए, भारतीय तर्क में
5 सदस्यीय निगमनात्मक तर्क पद्धति को क्या कहा जाता है? पहला है अनुमान, दूसरा है यहाँ पर पंचवय, तीसरा ऑप्शन है व्याप्ति और चौथा ऑप्शन है पक्ष। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए और नीचे लिख डालिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। 5 मेंबर सिलोजिस्टिक रीजनिंग पैटर्न के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन लॉजिक में। देखिए अनुमान क्या होता है, अनुमान तो इन्फ्रेंस होता है, आपको मालूम है, और इसमें 3 स्टेप होते हैं, है ना। प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2, फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, ये तो फिक्स है। अच्छा, यहाँ पर नाम से भी समझ में आ रहा है पंचवय। पंचवय मतलब 5 स्टेप रीजनिंग। ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इंडियन लॉजिक में। इसमें पहला क्या होता है, प्रतिज्ञा, फिर क्या होता है हेतु, फिर क्या होता है उदाहरण, फिर होता है उपनयन, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका निगमन। इसको आप याद रख सकते हैं फून से भी, PHUUN, ये शॉर्ट फॉर्म है फून, है ना। तो ये जो है आपका सही उत्तर है पंचवय। ये 5 स्टेप रीजनिंग होता है सिस्टम इंडियन लॉजिक में, और इसमें आपका आ जाता है क्या, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। हमारा 9वां प्रश्न हायर एजुकेशन सिस्टम से है। द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्राइमरली फोकसेज ऑन। बताइए जो रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? पहला है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, स्कूल शिक्षा सुधार। दूसरा ऑप्शन है हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार। तीसरा ऑप्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण, और चौथा ऑप्शन है डिजिटल लिटरेसी, यानी डिजिटल साक्षरता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सही उत्तर लिख दीजिए, और फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूसा के बारे में, है ना। तो पहले आपको रूसा के बारे में मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, और इसको लॉन्च किया गया था MHRD मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया है। पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। 2013 में लॉन्च किया गया था इसको, रूसा को। और इसका जो एम था ना, वो ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल गुणवत्ता जो है उच्च शिक्षा का, उसको बेहतर करना था भारत में। इसमें स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना स्टेट यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को, तो मेनली फोकस का स्टेट यूनिवर्सिटी पे था। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एक्सेस एंड इक्विटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑटोनॉमी, गवर्नेंस रिफॉर्म, रिसर्च और इनोवेशन, इसके ऊपर इसका फोकस था, है ना। तो अगर इसके कुछ फीचर्स देखें तो देखिए फंडिंग मैकेनिज्म था, जिसमें अगर हम बात करें जनरल नॉर्मल स्टेट के लिए तो 60-40 का शेयर सेंट्रल और स्टेट का इसमें बताया गया कि 60 और 40 का रहेगा, ये जनरल स्टेट के लिए। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, जैसे उड़ीसा है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 90-10 का यहाँ पर रेशियो रहेगा। जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सब, वो आ जाते हैं स्पेशल कैटेगरी में, है ना। तो ये जो है इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बताइए इन चारों में से क्या होगा सही उत्तर। तो पहला स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, नहीं, हायर एजुकेशन के बारे में बात किया गया था, स्कूल शिक्षा सुधार के बारे में नहीं बात किया। तो हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में जो है बात नहीं किया था रूसा ने, और ना ही डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात किया गया था। यहाँ पर हायर एजुकेशन पर फोकस था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रूसा का था एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी को बेटर करना, है ना। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, AEQ, यही इसका प्राइमरी फोकस था। और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उनमें इसको ज़्यादा बेटर करना था, तो इसलिए इसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, है ना। उच्चतर शिक्षा तो हायर एजुकेशन, तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। ज़रूर अपना जो भी फीडबैक है वो शेयर करिएगा। अगर आप एक फोकस्ड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन इनवाइट ओनली है। तो अगर आप सीरियस हैं तभी उस ग्रुप में जुड़ेंगे, और आपको लिंक दिया जाएगा, वैसे डायरेक्टली आप एक्सेस उसका नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है। आप एक बार क्वेश्चन पूछिए, उसका सही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। हमारा जो आखिरी प्रश्न है ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिट 9 से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि मानव जनित गतिविधि, ह्यूमन द्वारा क्या क्या गतिविधियां होती हैं उसके बारे में है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है इनमें इनका कारण बनती हैं मानव जनित गतिविधियां, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तीसरा ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी लॉस या जैव विविधता ह्रास, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे और मेंशन कर देंगे कि इसका सही उत्तर आपके हिसाब से क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, है ना।
देखिए मानव जनित गतिविधि यानी जो भी ह्यूमंस करते हैं गतिविधि, है ना? तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करें तो ये किसकी वजह से हो रहा है? मानव जनित गतिविधि की वजह से। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये हमारे एयर कंडीशन से निकलता है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो कौन यूज़ करता है ये एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स? हम यूज़ करते हैं। और इससे जो ओज़ोन का परत है, जो पृथ्वी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, उसमें कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा थिनिंग हो रहा है उस लेयर में, और उससे जो यूवी रेज़ हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो एंटर कर पा रही हैं और उससे बहुत ज़्यादा स्किन की समस्या और बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ये मानव जनित है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग भी मानव जनित होता है। आपको मालूम है कि भाई ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं हम, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़रिए। बहुत जैसे कार्स हम यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं, इन सभी से ग्रीन हाउस गैसेज़ रिलीज़ होते हैं, खाना पकाते हैं उससे। तो उससे कहीं न कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन बढ़ता है, ये भी सही उत्तर होगा। बायोडायवर्सिटी लॉस ऑफ कोर्स देखिए, हम क्या करते हैं, हम जंगलों को काटते हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और रहने के लिए जगह चाहिए, तो जंगलों की कटाई हो रही है। हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हम पॉल्यूशन करते हैं, तो इससे कहीं न कहीं जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले अलग-अलग प्रजाति के जीव। तो पहले देखते थे आप कि बहुत सारे अलग-अलग जीव दिखते थे, लेकिन आजकल दिखने कम हो गए हैं, क्योंकि शहर जो है उसका बहुत ज़्यादा शहर जो है वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और शहर बढ़ेंगे तो जंगल काटना ही पड़ेगा। तो ये भी मानव जनित गतिविधि यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना? तो ये सभी ही ऐसे गतिविधियाँ हैं जिसके वजह से कहीं न कहीं आपका जो ओवरऑल हमारा अर्थ है, वो एक खराब प्लेस बनता जा रहा है, और सभी जीवों के लिए, हमारे लिए तो बन ही रहा है। तो ओज़ोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो ये सभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो, और यहाँ पर ये सारे ही आपके करेक्ट आंसर मैंने मेंशन कर दिए हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ से आप जो है आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये पीडीएफ आपको रात को 10 बजे 10 पीएम में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और डेली मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा लगा ये क्लास, कैसा लगा हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेशन, अपनी जो भी प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिएगा। कोई भी डाउट रह जाए तो हमारे डाउट ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक बेहतरीन सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।